अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर नादिया नईम। और अब से आपको इनवर्टिब्रेट डाइवर्सिटी का जो कोर्स है ज़ूलॉजी में वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो क्योंकि कुछ क्लासेस जो हैं वो आगे पीछे हैं तो इसलिए मैंने जो सबसे एंड पर जो ग्रुप रहता था उस हवाले से इसको स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट लेंगे अदर पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे हम। इससे पहले हमने पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा अकॉर्डिंग टू सिमेट्री। देखा था कि सिमेट्री किस तरह होती है एनिमल्स के अंदर, लेकिन सिमेट्री के अलावा एनिमल्स के अंदर दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि कुछ एनिमल्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ हमारे पास मल्टी सेलुलर होते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कॉलोनियल होते हैं, यानी कि कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। तो अभी हमने वन बाय वन पढ़ना है। ये आपका सारा यहाँ से आपने कट कर देना ये वाला सारा पोर्शन। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिसेलुलर या साइटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये इसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर आप इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पर आपको कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नजर आ रहे हैं। जैसे कि ये आपके पास है ये आपको मीबा नजर आ रहा है, ठीक है, ये यूग्लिना नजर आ रहा है, ये आपको पैरामीशियम नजर आ रहा है, और ये क्लेमाइडोमोनास नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे एनिमल्स जो है ये यूनिसेलुलर हैं और ये सारे प्रोटिस्ट हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो प्रोटिस्ट फाइलम है उसके अंदर जितने मेंबर्स हैं वो सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और उनके अंदर जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं। यानी कि इन्होंने रिप्रोडक्शन भी इसी के ज़रिए से करनी होती है, यानी कि इसी के अपनी बॉडी के अंदर ही रिप्रोडक्शन करेंगे। खाना भी इन्होंने इसी के अंदर ही खाना है, कोई इनके अंदर स्टमक नहीं होता। ठीक है, तो सारी लाइफ एक्टिविटीज़ इन्होंने अपने एक सेल के अंदर ही परफॉर्म करनी होती हैं। ठीक है जी, तो अब हम इसमें देखेंगे कि ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी सिंगल सेल पर मुश्तमिल होती है या सेलुलर एग्रीगेट्स पर होती है। ठीक है, सेलुलर एग्रीगेट्स का मतलब ये है कि हमारे पास ये वो एनिमल्स हैं जो यूनिसेलुलर तो है मगर ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये क्लेमाइडोमोनास है, ये भी कॉलोनी बना के रहता है। इसके अलावा जो वॉलवॉक्स है, वॉलवॉक्स जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है मगर ये मिलकर कॉलोनी बनाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर इसकी कॉलोनी नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आप इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पर भी ये वॉलवॉक्स की कॉलोनी है। तो वो ये कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो होते हैं यूनिसेलुलर हैं लेकिन वो कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक गोनियम एक एनिमल नजर आ रहा है, ये भी एक प्रोटिस्ट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये सारे आपस में इकट्ठे हैं, इनमें इत्तेफाक पाया जाता है, ये सारे इकट्ठे कॉलोनी की फॉर्म में रह रहे हैं, लिहाजा ये भी इनकी लाइफ जो है वो यूनिसेलुलर है लेकिन ये इकट्ठे रहते हैं और ये कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा यूनिसेलुलर बॉडी प्लान्स जो है दिस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रोटिस्ट होते हैं। ज़्यादातर प्रोटिस्टा के अंदर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखते हैं। इसके अलावा अगर हम जनरली ये है कि हमारे पास जो यूकेरियोट्स में है, यूकेरियोट्स में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रोटिस्ट होते हैं, और प्रोकैरियोट्स के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ जोलॉजिस्ट जो है वो कहते हैं कि चूंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं लिहाजा हम इनको साइटोप्लाज्मिक भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पूरी जिंदगी एक बॉडी इनकी सिर्फ एक साइटोप्लाज्म पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, और साइटोप्लाज्मिक की टर्म हमने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इन्हें अपनी तमाम लाइफ की एक्टिविटीज एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर करनी होती हैं। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखें, अब ये जितनी भी इनकी बॉडी के अंदर इनकी सारी बॉडी ना एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है। बाहर इनकी बॉडी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और बॉडी जो सारी है वो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, और उन्होंने इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही अपनी सारी एक्टिविटीज जो है परफॉर्म करनी है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सिंपल नहीं होती। जैसे कि हम देखते हैं, हम कहते हैं कि तो बिल्कुल एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये बिल्कुल सिंपल होगा, तो इट इज़ नॉट सिंपल। ठीक है, अब कहते हैं कि तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को लोकोमोशन भी करनी होती है, खाना भी खाना होता है, डाइजेशन भी करनी होती है, वाटर और आयन की रेगुलेशन करनी होती है जिसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, वो करनी होती है, सेंसरी परसेप्शन करनी होती है, यानी कि उनको जो है इनको रिस्पॉन्स भी देना होता है कि अगर कोई प्रेडेटर आए तो उनको भागना होता है। ठीक है, या कोई शिकार मिले तो उसको पकड़ना होता है, और उनको रिप्रोड्यूस भी करना होता है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन भी प्रोड्यूस करनी होती है। ये तमाम एक्टिविटीज़ उनको सिंगल सेल में परफॉर्म करनी होती है। तो इसका मतलब है कि इतनी तमाम एक्टिविटीज़ करने के लिए ये इतने सिंपल नहीं होते, इन्हें तमाम काम जो होते हैं वो अपने बॉडी के अंदर ही परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेलुलर एग्रीगेट्स की। सेलुलर एग्रीगेट का लफ्ज़ का मतलब होता है मजमुआ, कलेक्शन, यानी कि ढेर सारे सेल्स की कलेक्शन है। ठीक है, ये वो एनिमल्स हैं जो कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं।
ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि एनिमल्स जो है वो लूज एसोसिएशन ऑफ सेल्स बना लेते हैं, यानी कि सारे मुख्तलिफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इकट्ठे होते हैं लेकिन वो आपस में जुड़ नहीं जाते, उनके दरमियान में लूज एसोसिएशन होती है। ठीक है। और कुछ हद तक वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, थोड़ा बहुत कोऑपरेट करते हैं, लेकिन एंटायरली एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। कुछ हद तक एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, यानी कि कुछ हद तक उनके दरमियान में इंटरडिपेंडेंस पाई जाती है। ठीक है। लेकिन आप ये कहो कि ये सारे इकट्ठे सिंगल सेल्स जो है इकट्ठे रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये टिश्यूज हैं। ठीक है। टिश्यू क्या होता है बेसिकली, यू नो, टिश्यू क्या होता है कि आपके पास ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो होते हैं जब वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक ही काम परफॉर्म करते हैं तो वो टिश्यूज होते हैं। जैसे कि एनिमल्स के अंदर हमारे पास हमने डिफरेंट टिश्यूज हमने स्टडी किए। ठीक है। आपको पता है एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है ना, जिस तरह के उसमें क्या होता है कि वो जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और एक ही काम परफॉर्म कर रहे हैं कि वो स्किन के ऊपर होते हैं, तो वो टिश्यूज होते हैं, या जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इकट्ठे हुए हैं। ठीक है। वो मिलकर एक काम नहीं कर, मतलब वो कॉलोनी की फॉर्म में रह रहे हैं, वो टिश्यूज नहीं है। ठीक है। इनके अंदर इंटरडिपेंडेंस जो होती है वो नहीं होती, लेकिन इनके अंदर कुछ हद तक डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर इसको हम बताते हैं आपको यहाँ से कि देखिए, मैंने आपको दिखाया था कि जो कॉलोनियल प्रोटिस्ट थे जैसे कि इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स नजर आ रहे हैं। तो इनमें से ये ना आप इसमें काम को कुछ हद तक डिवाइड कर लेंगे। मिसाल के तौर पर 3-4 जो सेल्स है वो मिलकर रिप्रोड्यूस करेंगे। कुछ सेल्स जो है वो आपस में कहेंगे चलो हम ऐसे करते हैं कि हम खाना पकड़ने का काम करते हैं। ठीक है। कुछ सेल्स होंगे वो कहेंगे हम डाइजेशन का काम करते हैं। तो इस तरह ये आपस में कुछ हद तक इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है, यानी कि काम को ये डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। देन हमारे पास है जी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन उन एनिमल्स में होती है जिनकी बॉडी में टिश्यूज होते हैं। ठीक है। तो जिन एनिमल्स की बॉडी में टिश्यूज होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक। ठीक है। तो जो डिप्लोप्लास्टिक होते हैं उनकी बॉडी में जो बॉडी की लेयर्स होती हैं वो दो होती हैं। ठीक है ना। लेकिन जो ट्रिप्लो होते हैं, ट्राई का मतलब 3 होता है, और उनके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है। अभी आपको ये और क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम डिप्लो की बात करें तो डिप्लो जो है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में सिंपलेस्ट है। ठीक है। मैंने को बताया कि टिश्यूज डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक में भी होते हैं, लेकिन डिप्लो सिंपल है बनिस्बत ट्रिप्लोब्लास्टिक के, क्योंकि इसमें 2 लेयर्स हैं जबकि ट्रिप्लो में 3 लेयर्स हैं। ठीक है। अब हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक को डिप्लो क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बने हुए हैं 2 एम्ब्रियोनिक टिश्यू लेयर्स से। ठीक है ना। इनकी जो जिस्म की लेयर्स है ना वो 2 एम्ब्रियोनिक टिश्यू लेयर्स से बनी है। अब एम्ब्रियोनिक टिश्यू लेयर्स कौन सी हैं, एक तो एक्टोडर्म है और एक एंडोडर्म है। अब जब डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का जब एम्ब्रियो होता है ना, तो उस एम्ब्रियो को अगर हम देखें तो वो एम्ब्रियो को कट करके देखें ना तो उसकी बॉडी के अंदर हमें 2 लेयर्स मिलती हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म, और अंदर सेंटर में गट होती है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। एक्टो और एंडो के दरमियान में मीजोग्लिया होता है जो कि जेली लाइक लेयर होती है। जो मीजोग्लिया होता है ना इसमें कोई सेल नहीं होता, लिहाजा ये ए सेलुलर होता है। लेकिन समटाइम्स मीजोग्लिया में कुछ सेल्स नजर आते हैं, या वो सेल्स या तो एक्टोडर्म से आए होते हैं या वो एंडोडर्म से आए हुए होते हैं। ये हमने बात की है एक्टो और एंडोडर्म की कि ये एम्ब्रियो के अंदर लेयर्स पाई जाती हैं इसके। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा आपको एफएससी में याद कराऊं कि आपने चिक डेवलपमेंट पढ़ा था, उसमें आप लोगों ने क्लीवेज पढ़ी थी, फिर आपने उसके अंदर मोरिला स्टेज पढ़ी थी, ब्लास्टुला पढ़ा था, और उसके बाद आपने गैस्ट्रुला स्टेज पढ़ी थी। जब गैस्ट्रुलेशन स्टेज थी ना तो उसके अंदर हमारे पास सेल्स अरेंज होकर 3 लेयर्स बनाते थे, एक एक्टोडर्म थी, एक मेसोडर्म थी और एक एंडोडर्म थी। वो एनिमल्स जो कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनती है, लेकिन जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनके अंदर जब गैस्ट्रुलेशन की स्टेज आती है तो उनके अंदर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म बनती है। बहरहाल यहाँ पर तो डिप्लोब्लास्टिक है, इनमें एक्टो और एंडोडर्म मौजूद है। ठीक है। तो जो जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का एम्ब्रियो डेवलप करता है उसकी जो एक्टोडर्म होता है ना वो मुख्तलिफ चीज़ें बना देता है। ठीक है। तो एक्टोडर्म क्या बनाता है, एपिडर्मिस बनाता है जो कि बॉडी के बाहर होती है, और एंडोडर्म जो होती है वो गैस्ट्रोडर्मिस बनाती है। गैस्ट्रोडर्मिस ऐसा टिश्यू है जो कि गट कैविटी को बनाता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाता है।
अब जो एक्टोडर्म में सेल्स हैं और जो एंडोडर्म में सेल्स हैं ये असल में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो जो एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं ना, इसमें ये बनाते हैं एपिथेलियल टिश्यूज को, ठीक है, और इसमें मस्कुलर टिश्यू भी इससे बनता है, और जो हमारे पास एंडोडर्म है जिससे गैस्ट्रोडर्मिस बनेगा, उसके अंदर वो जो गैस्ट्रोडर्मिस है वो उसके अंदर जो है मस्कुलर टिश्यू होते हैं, और उसके अंदर डाइजेस्टिव टिश्यू होता है ताकि डाइजेशन हो सके। अब अगर आप यहाँ पर देखें, ये हाइड्रा है, हाइड्रा जो एनिमल है फाइलम नाइटेरिया से बिलोंग करता है हाइड्रा, और इसकी बॉडी जो है ना वो डिप्लोब्लास्टिक होती है, ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आप जब डिप्लोब्लास्टिक लिखेंगे तो उसमें आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी अगर आप इसे बड़ा करके देखें तो इसकी बॉडी में आपको ये लेयर्स नजर आ रही है, ठीक है, ये मिजोग्लिया सेंटर में, और ये एक्टोडर्म है, और ये एंडोडर्म है, ठीक है। तो एक्टोडर्म बाहर वाली लेयर है और एंडोडर्म अंदर वाली लेयर है, ठीक है। तो जो है हमारे पास एक्टोडर्म ने बनाया है एपिडर्मल एपिथेलियल टिश्यू, जबकि एंडोडर्म जो है वो क्या बनाता है, वो एंडोडर्मल सेल्स बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जेली फिश है, वो भी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होता है। इन्होंने बाद में हमें यहाँ पर बताया कि हाइड्रा के अंदर डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है और जेलीफिश में होती है, ठीक है। हाइड्रा के अंदर हाइड्रा जब स्विम करता है तो उसके टेंटिकल्स मूव करते हैं, तो उसकी स्विमिंग मूवमेंट भी इसी वजह से है क्योंकि इसकी जो बॉडी की जो दो लेयर्स हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं, जिसकी वजह से ये मूव कर सकता है। इसलिए जेलीफिश जो होता है ये भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, और ये भी तभी पॉसिबल है कि इसकी भी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो उनके दरम्यान में कोऑपरेशन होती है। इसमें आपने जेट प्रोपल्शन देखा था एफएससी के अंदर, वो भी तभी पॉसिबल है कि जब इसकी बॉडी की जो दोनों लेयर्स हैं एक्टोडर्मल और जो है गैस्ट्रोडर्मल लेयर्स वो आपस में कोऑपरेट करें, ठीक है।